हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। ओके, सो उसके अंदर हमने पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो है रेक्टिफायर। ये इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए भी एंड 3 या 4 मार्क्स की थियोरी के लिए भी। ये सिंपल पहले पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायरનું કાર્ય શું છે? તો સિમ્પલ કન્વર્ટ ધ એસી સપ્લાય ઇન્ટુ ડીસી। બરાબર, શું કરે છે? એસીમાંથી ડીસીમાં રૂપાંતર કરવાનું કામ કરે છે। બરાબર, सो आपको ये ड्रॉ करना है और ये लिखना है, बस यही है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, ये जो है ना, ये आपको समझना ज़रूरी है। ये मैंने कल समझाया था कैसे। ये डायोड का सिंबल होता है, वो पी एन एन टाइप का जो मटेरियल होता है उससे बनता है। तो अब मैंने आपको साइन बताई थी, पी मतलब पॉजिटिव कंसिडर करना, एन मतलब नेगेटिव। सो ये डायोड में जो है जिस साइड पर लाइन आती है ना ऐसी, वो आपका नेगेटिव, उसको बोलते हैं एनोड। एनोड का ए लिखता हूँ, और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, उसको बोलते हैं कैथोड का मैं के लिखूंगा। एक्चुअली स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, आप सी लिखो तब भी चलेगा, राइट। अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में ऑन होता है, याद रखना। फॉरवर्ड बायस में हो तो शॉर्ट में ऑन होता है, मतलब कंडक्ट होता है, उसमें से करंट पास होगा। रिवर्स बायस हो तो क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है, मतलब कंडक्ट नहीं होता है, तो ये पिक्चर में से निकल ही जाएगा, करंट फ्लो होगा ही नहीं सर्किट में से, राइट। तो इतनी बात रखनी है। अब कब फॉरवर्ड बायस और कब रिवर्स बायस में होता है? तो देखो, जब डायोड का पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है इस तरह से, देखो ये डायोड का पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव के साथ और बैटरी का नेगेटिव ये डायोड के नेगेटिव के साथ, तो फॉरवर्ड बायस में। हम अभी बैटरी को उल्टी कर दे, हम इस तरह से कर दे तो रिवर्स बायस में आ जाएगा। हमने देखा ही है, ये बैटरी का क्या है? नेगेटिव है, वो डायोड के पॉजिटिव के साथ, एनोड के साथ, एंड बैटरी का पॉजिटिव माइनस के साथ डायोड के, तो वो किस में आ जाएगा? रिवर्स बायस में। सो ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू जैसा बता दिया, थोड़ा स्पीड से, राइट। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आईएमपी क्वेश्चन है ये, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेस रेक्टिफायर। मतलब સિંગલ ફેસ રેક્ટિફાયરનું વર્ગીકરણ। હવે આપણને ખબર છે કે બે રીતે પાવર સપ્લાય હોય છે, એક તો સિંગલ ફેસ અને એક તો 3 ફેસ, બરાબર। તો આપણે જોવાના છે અત્યારે સિંગલ ફેસ રેક્ટિફાયર માટે જ તેનું વર્ગીકરણ, मतलब કે કઈ કઈ ટાઈપના સિંગલ ફેસ રેક્ટિફાयर આવે એ આપણે જોવાના છે, બરાબર। सो आपको क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा है ना, यही ये चार्ट में दिया है, देखो ये। तो आपको क्या करना है, ये चार्ट है ना वो याद रखो, बस इतना याद रखो। 2 मार्क्स में बस इतना लिख के आओ, 2 मार्क्स आ जाएंगे आपके। ओके, सो पहले क्या लिखना है? रेक्टिफायर, मतलब किसका हम कर रहे हैं? सिंगल फेस रेक्टिफायर। तो ये सिंगल फेस रेक्टिफायर। अब सिंगल फेस रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ये हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ये फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, अब हाफ वेव तो एक ही होता है, लेकिन फुल वेव 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड्स, एंड यहाँ पे लिखा है ब्रिज रेक्टिफायर। सो ये जो है ना फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड, उसको बोलते हैं सेंटर टैप्ड, टैप्ड लिखो या टैप लिखो तो भी चलेगा, सेंटर टैप रेक्टिफायर भी बोलते हैं उसको, राइट। ये याद रखना है। सो ये सिंपल हो गया क्लासिफिकेशन। ये 2 मार्क के लिए मोस्ट टाइम्पिक क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल फेस રેક્ટિફાયર, રેક્ટિફાયરનું વર્ગીકરણ। તો આ જે લખ્યું છે ને એ જ વસ્તુ આ ચાર્ટમાં છે। તો પાછું તમને કહું છું, આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? ઓનલી આ ચાર્ટ। સો સિંગલ ફેસ રેક્ટિફાયર, there are 2 type of single phase rectifier. First, half wave rectifier and full wave rectifier. Now full wave rectifier are also 2 type, full wave rectifier with 2 diode एंड ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके अंदर 4 डायोड यूज हो गए, राइट। एंड फुल वेव रेक्टिफायर विथ 2 डायोड इज ऑल्सो नोन एज अ सेंटर टैप रेक्टिफायर। ये याद रखना बस।
सो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए मोस्ट आएंगे। अब हमें पढ़ना ये सारे जो है ना रेक्टिफायर वो सारे पढ़ने हैं। सो एक हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे हम, और फुल वेव के अंदर ये एक पढ़ेंगे। ये मैं स्क्वायर बना रहा हूँ, इतनी थियरी है हमारे पास 3। सो तीनों के लिए हमें क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। और रेक्टिफायर होता है तो मतलब एसी में से डीसी होता है ना, वो हम लिखेंगे तो थोड़ा चलेगा, हमें उसका जो वेव फॉर्म है वो ड्रॉ करके बताना है। इतना दो जो है ना किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से ये सर्किट डायग्राम होगा ये, और ये उसका क्या हो गया वेव फॉर्म। ये बुक में है ना बाजू बाजू में ड्रॉ किया है। आपको क्या करना है, पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो यहाँ पे, और उसके नीचे पहले वेव फॉर्म ड्रॉ कर दो। कोई भी थियरी आए हाफ वेव या फुल वेव की, पहले ये 2 चीज़ कर दो। अब इस ये जो फिगर हम ड्रॉ करेंगे ना सर्किट डायग्राम, उसके ऊपर से ही हमें सब कुछ समझाना है। बुक में बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन आपको जितना याद रहे सर्किट डायग्राम पे से बस इतना लिखो, इतना काफ़ी है 3-4 मार्क्स के लिए, राइट। सो ये 3 हम देखेंगे 1 बाय 1, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर विद 2 डायोड एंड ब्रिज रेक्टिफायर। 3 में से एक थियरी आने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, ये क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट, और उससे पहले हमने देखा ये रेक्टिफायर का फंक्शन क्या है, काम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट, राइट। चलो तो हम बात करते हैं अभी हाफ वेव रेक्टिफायर की। सो हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको हाफ वेव क्यों बोला जाता है हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहला काम क्या करेंगे, ये जो सर्किट डायग्राम है ना उसको ड्रॉ करना है। तो देखो ये हमारा एसी सप्लाई सिंगल फेज जो हमारा घर पे आता है ना 230 वोल्ट एसी। सो यहाँ पे लिखा है कितना आ रहा है वोल्टेज, 230 वोल्ट आ रहा है, वो भी कैसा आ रहा है एसी। अब ट्रांसफॉर्मर रखना पड़ेगा। अभी ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर का यहाँ पे मैं फंक्शन बताता हूँ। आप जितनी ज़रूरत होती है ना वोल्टेज हमको, इतना वोल्टेज वो देता है। अभी मान लो कि एसी वोल्टेज यहाँ पे 230 वोल्ट आ रहा है, हमें इतना नहीं चाहिए, एसी ही चाहिए लेकिन इतना नहीं चाहिए, तो उसको कम चाहिए या उसके ज़्यादा चाहिए, तो वो कौन करेगा, ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप के आते हैं एक्चुअली, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप मतलब 230 કરતાં આપણને વધારે જોતો હોય ને તો આપણને વધારીને આપશે, અને સ્ટેપ ડાઉન मतलब 230 કરતાં આપણને ઓછો જોતો હશે ને તો આપણને ઓછો કરીને આપશે, જેટલો જોઈએ એટલો આપણને આપશે, પણ એ કેવો આપશે, એસી। સો આપણને જરૂરિયાત મુજબનો જે સપ્લાય વોલ્ટેજ છે એ કોણ આપશે આપણને, આ ટ્રાન્સફોર્મર। ચાલો, સો એના 2 ટર્મિનલ લખ્યા છે જો એ અને બી। એની આ જે ખરી ને આ જે લાઈન છે, જો તમને બતાવું છું, આ 2 લાઈન એ આઇસોલેટ કરે છે। આ રીતના 2 કોઇલ હોય છે, બરાબર। આ ટ્રાન્સફોર્મરનો સિમ્બોલ છે, આ રીતે આપણે એને બતાવી શકીએ। ચલો अब देखो इनको ये भी कॉइल है, ये भी कॉइल है। कॉइल को हम बोलते हैं वाइंडिंग बोलते हैं, जो हम वायर को वाउंड करते हैं ना वही। अब देखो इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, बराबर ना, मतलब प्राथमिक। एंड ये वाइंडिंग को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय वाइंडिंग, बराबर है। सो याद रखना, ये थियरी में लिखोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिखना। ये प्राइमरी वाइंडिंग को किसके साथ कनेक्ट किया है, ये सप्लाई के साथ। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके किसके साथ, ये डायोड के एनोड के साथ, राइट। सो ये पता चला, ये ट्रांसफॉर्मर को हम इस तरह से डिनोटेट करेंगे, ये क्या है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, और ये क्या है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, बराबर। आ प्राथमिक वाइंडिंग છે અને આ દ્વિતીય વાઇન્ડિંગ છે, બરાબર। હવે જુઓ અહીંયા મેં આ જો કોઇલને આપણે વીંટાળી છે ને, કેટલા બધા બતાવ્યા ને અહીંયા ઓછા બતાવ્યા છે, એનો મતલબ શું થઈ ગયો, આ કયું છે સ્ટેપ ડાઉન। જેટલી વાર વધારે આ ટર્ન્સ હોય ને, નંબર ઓફ ટર્ન્સ, બરાબર છે, જેટલી વાર વધારે આપણે વીંટાળેલો હોય ને વાયર એટલો એ વધારે વોલ્ટેજ, બરાબર। તો આ નંબર ઓફ ટર્ન્સ અહીંયા કેવા છે, વધારે છે, ને અહીંયા કેવા છે, ઓછા। मतलब आ शू करशे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनशे। मतलब अहीं वधारे वोल्टेज हशे तेने अहीं केवा करी देशे, अहीं वधारे हशे तेने आपणे अहीं केवा करी देशे, ओछो कर देशे, बराबर है। चलो, सो ये बात हो गई ट्रांसफॉर्मर की। अब देखो ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ना, ये वाली, ये उसके 2 टर्मिनल दे दिए हैं, एक तो ए लिखा है और एक बी, ओके। और उसके अक्रॉस में ये जो सप्लाई वोल्टेज है उसको क्या बोला है, कैपिटल ई। देखो ये
सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ए टर्मिनल है उसको डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एनोड एंड कैथोड। ये डी मतलब क्या है, डायोड। एक ही डायोड है तो डी लिखा है, दो है तो D1 एंड D2 लिखना है। सो डायोड के एनोड से के साथ कनेक्ट करो, और डायोड का जो कैथोड है उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, ये लोड के साथ। लोड मतलब हमारा ये RL रजिस्टर होगा, ओके। और उसको बी के साथ कनेक्ट करो। अब यहाँ से हमें आउटपुट मेज़र करना है लोड के अक्रॉस में। जब भी हमें आउटपुट देखना है, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, यहाँ से ये सारा इनपुट है, राइट। सो आउटपुट हमें करना है तो कहाँ से करेंगे, ये जो लोड रजिस्टर रहता है ना उसके अक्रॉस में એના બે ટર્મિનલમાંથી પોઝિટિવ અને નેગેટિવ અહીંયાથી આપણે શું માપવાનું છે, આપણે આઉટપુટ, ઓકે। ચાલો, તો હવે આપણે જોઈશું વેવફોર્મ કઈ રીતના ડ્રો કરવાના છે। તો જો આ વેવફોર્મ આ ઇનપુટના છે અને આ આઉટપુટના છે, બરાબર છે। સો ઇનપુટ અને આઉટપુટના વેવફોર્મ આપણે ડ્રો કરવા પડશે। તો મેઇન કામ શું છે આપણો રેક્ટિફાયરનું, તે જુઓ। આ એક્સ એક્સિસ ડ્રો કરી, આ વાય એક્સિસ, એની નીચે જ એક્ઝેક્ટ આ ડ્રો કરી દેવાનું આપણે, બરાબર છે। ચાલો, પછી શું કરીશું, मैं તમને સમજાવતો જાઉં છું। અહીંયાથી છે ને એક્ઝેક્ટ આ ડોટેડ લાઇન ડ્રો કરી દેવાની, એટલે આપણને એ પોઈન્ટ પર ખબર પડે, બરાબર છે। કેવી રીતે, આ રીતે, આ રીતે આ તો ડ્રો કર્યા છે એટલે બાકી ના કહીશ। અહીંયાથી ડ્રો કરવાનું ડોટેડ, અહીંયાથી જેટલા બી ક્રોસ પોઈન્ટ આવે ને તમારા, ત્યાંથી આપણે ડોટેડ લાઇન સીધી ડ્રો કરી દેવાની, બરાબર। પછી આ ગ્રાફ આપણે સમજતા ડ્રો કરવાનો છે, ઓકે। ચાલો, હવે આ તો આપણે ડ્રો કરવાનો જ છે। આ આપણે શું આપીએ છીએ, ઇનપુટ આપીએ છીએ। તો આ જે એક્સ એક્સિસ છે એ શું બતાવશે, તમારું ઓમેગા ટી રેડિયનમાં છે। તો આપણે શું લખવાનું, પાઈ ને, તો અહીંયાથી 0, તો આ એક આખી સાયકલ કેટલી થશે, 2 પાઈ, તો અડધી પાઈ થઈ જશે। પાઈ 2 પાઈ પછી શું આવે, 3 પાઈ, 4 પાઈ, 5 પાઈ, આગળ ચાલતું જ જશે, બરાબર છે। આ કોનો છે, ઈ મતલબ વોલ્ટેજનો છે, બરાબર છે। આ ઇનપુટ જે આપણે આપીએ છીએ ને, આ સપ્લાય, આના સ્ટેપ ડાઉન કરીને, બસ એ છે, ઓકે। આ ઇનપુટ અહીંયા, આ તો ઇનપુટ છે જ, પણ ટ્રાન્સફોર્મર પછી જે અહીંયા ઇનપુટ મળે ને એનું છે, બરાબર। હવે આપણે આઉટપુટ અહીંયાથી મેઝર કરીશું તો કેટલું થશે તે આપણે આ રીતના મળશે આપણને આઉટપુટ, બરાબર છે। તો જુઓ, આ એક સાયકલ થઈ કહેવાય, હું ડ્રો કરું છું બ્લુ કલરથી, આ એક આખી સાયકલ કહેવાય, આપણે સમજી ગયા હતા। તો એમાંથી આપણે અડધી લે એટલે કે આજે આ કેવી કહેવાય, હાફ સાયકલ કહેવાય, ને એ પોઝિટિવ હાફ સાયકલ કહેવાય, અને આ મેં જે ડ્રો કરું એને શું કહેવાય, નેગેટિવ હાફ સાયકલ। તો જ્યારે પોઝિટિવ હાફ સાયકલ હોય ને ત્યારે ડાયોડ કેવો થશે, કંડક્ટ થશે, મતલબ ઓન, અને આપણને આઉટપુટ મળશે એરિયા સેમ। જ્યારે નેગેટિવ હાફ સાયકલ આવશે ને એરિયા, ત્યારે ડાયોડ ઓફ થઈ જશે, એટલે આપણને આઉટપુટ મળશે નહીં, 0 મળશે, એટલે આપણે અહીંયા 0 લાઈન ડ્રો કરવાની। પાછી પોઝિટિવ આવે તો આપણને આઉટપુટ મળશે, પછી નેગેટિવ આવે તો 0 મળશે, બરાબર। આ રીતના ગ્રાફ બનશે। તો આપણને આઉટપુટ જે છે, મતલબ ડાયોડ જે છે કંડક્ટ ક્યારે થાય છે, ઓનલી આ પોઝિટિવ હાફ સાયકલ આવે ને એના માટે જ આપણને આઉટપુટ મળે છે। બીજી નેગેટિવ હાફ સાયકલ માટે આપણને આઉટપુટ 0 મળે છે, બરાબર। એટલા માટે આને શું કહેવાય છે, હાફ વેવ રેક્ટિફાયર, ઓકે। તો આ તમને આઈડિયા આવી ગઈ, સર્કિટ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો ને ત્યાર પછી ગ્રાફ, આ જે ઇનપુટ ડ્રો કરો ને એની એક્ઝેક્ટ નીચે જ આપણે આ ડ્રો કરવાનું છે, એટલે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આ આટલે આવ્યું, ખ્યાલ આવ્યો, આટલે આવ્યું, તો પછી આ ઇનપુટ આ રીતના આવતું છે, તો પછી આપણે આઉટપુટ કેવું આવે, એક્ઝેક્ટ નીચે જ, બરાબર। ચાલો, બુકમાં થોડું વધારે આપતા હોય છે, પણ આપણે એટલું બધું ના કરવાનું હોય, बराबर। समझीने मेन पॉइंट आप लखवाना हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्शन ऑफ करंट टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल। सो मैंने बोला कि जो कंडक्शन जो होता है और जो करंट फ्लो होता है सर्किट में से, वो ओनली हाफ साइकिल के लिए ही होता है, दैट्स वाई इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके। देन सर्किट, तो सर्किट में क्या क्या किया हमने वो लिखना है। तो पहले सर्किट में क्या आता है, ट्रांसफॉर्मर और एसी सप्लाई आता है, तो बस वही लिखना है कि मेन एसी सप्लाई जो है उसको, ये ट्रांसफॉर्मर की ये वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, ये
प्राइमरी वाइंडिंग, तो प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कनेक्ट किया है, बस ये लिखना है। देन ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको किसके साथ कनेक्ट किया वो लिखना है, और ट्रांसफार्मर का क्या काम है वो हम लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर, तो जो फिगर में हमने बताई वो, एंड द वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट आर शोन इन फिगर, वो भी हमने देखे। ओके, नाउ डायोड डी एंड लोड आर एल कनेक्टेड विद द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, मतलब ये डायोड का नाम क्या दिया है डी, एंड ये लोड रजिस्टर आर एल, उसको किसके साथ कनेक्ट किया है ये ट्रांसफार्मर, और उसकी वाइंडिंग कौन सी है मैंने पहले ही बताया है, दूसरी मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय वाइंडिंग साथ इन्हें कनेक्ट कर रहा है, बराबर। चलो यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो ये आप अलग से नहीं लिखोगे, इसमें या पॉइंट में लिखोगे तो चलेगा, ऐसा है नहीं कि ये लिखना है ये वर्किंग लिखना है, आप पॉइंट में सब कुछ समझाते जाओ साथ में ही। सो वोल्टेज कैन बी स्टेप्ड अप और स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, जो मैंने बताया वो कि वोल्टेज जो है स्टेप अप मतलब ज़्यादा, स्टेप डाउन मतलब कम हम कर सकते हैं, किसके हेल्प से, ट्रांसफार्मर की। सो टू गेट सर्टेन डीसी वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर, कि આપણા રેક્ટિફાયરમાંથી આપણને જોઈતો ડીસી મેળવવો હોય તો એના માટે આપણને એટલો જ જરૂરી એસી જોઈએ। માની લો કે તમને 5 ડીસી જોઈએ, બરાબર, તો આપણને 5 એસી પણ જોઈશે, અને આપણે ઇનપુટમાં કેટલા આવે છે 230 આવે છે કયા એસી, તો સૌ પ્રથમ આપણે શું કરવા પડશે 230માંથી આપણે એસીમાં 5 કરવા પડશે, એ કોણ કરશે ટ્રાન્સફોર્મર, અને પછી એને डीसी में कौन करसे रेक्टिफायर, राइट, वही लिखा है। तो आप समझ के अपने वर्ड में लिख देना, ये सब कुछ बुक जैसा लिखने की ट्राई मत करो, राइट। नाउ नॉर्मल वोल्टेज अवेलेबल इज 230 वोल्ट, ये वाला है। सो द रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज कैन बी गिवन टू द रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हमें जितना जरूरी है इतना वोल्टेज हमें मिलेगा, एसी मिलेगा, राइट, पता चला। मोर एवर यूजिंग ट्रांसफॉर्मर द सर्किट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सप्लाई मेन, मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ना वो आइसोलेशन की है, मतलब हमारी सर्किट ये है देखो ये, और सप्लाई कहाँ पे ये है, तो दोनों को क्या करता है आइसोलेट कर देता है, मतलब दोनों को सेपरेट कर देता है, सो एक दूसरे के साथ वो टच में नहीं आएंगे, राइट, सो प्रॉब्लम नहीं आएगी, गेटिंग, दोनों को अलग करता है, बस ट्रांसफॉर्मर का ये वर्क है। अब ये ट्रांसफॉर्मर का वर्क हर एक में सेम ही है, फुल वेव में भी यही होगा, तो आपको एक थियोरी अच्छे से करनी है तो दोनों थियोरी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, राइट। ओके, अब हम वर्किंग समझते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। ओके, तो किस तरह से हम देखेंगे उनको, देखो कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, हम दोनों के लिए बात करेंगे, हम एक पूरी साइकिल के लिए बात करेंगे, ये एक साइकिल के लिए हम बात करेंगे, ये पूरी साइकिल के लिए, राइट। अब बाद में तो वही रिपीट होगी सेम, तो एक ही के लिए हम करेंगे, राइट। सो उसमें भी हम दो पार्ट करेंगे, ये आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पहले पॉजिटिव के लिए क्या होता है वो, एंड देन नेगेटिव के लिए क्या होता है वो, बस दैट्स इट, बाकी तो सेम ही। देखो ये इसके लिए करेंगे, देन इनके लिए, बाकी तो वो सेम ही आने वाली है, गेटिंग। तो देखो पहले क्या लिखा है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, मतलब क्या हुआ, ये साइकिल के लिए मैं बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थोड़ी छोटी फिगर है तो दिक्कत आ रही है, लेकिन आप समझ लेना थोड़ा बहुत। तो ये मैंने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की ना, बस इसके लिए हम इनपुट ये आ रहा है अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल, राइट। तो क्या होता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं ना, तो ये जो ए जो है ना, ये स्मॉल ए हमने बताया, वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये बी ना કમ્પેરમાં એ કેવો થશે પોઝિટિવ થશે, બરાબર છે, એ કેવો થઈ જશે પોઝિટિવ થઈ જશે। तो जुओ ये पॉजिटिव एनोड का, डायोड का जो ये है ना, मैं यहाँ पे ए पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, और ये डायोड का एनोड मतलब पॉजिटिव, तो डायोड के साथ ये सप्लाई का पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, गेटिंग। सो डायोड अभी किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में, तो वही लिखा है देखो, becomes positive with respect to terminal B, so anode A of the diode become positive। ओके, पता चला, ये डायोड का जो एनोड है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये याद रखना, ये एनोड एंड कैथोड, एनोड ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो वो फॉरवर्ड बायस में आएगा डायोड,
और कैथोड पे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। सो एनोड एंड कैथोड पे किस पे ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है वो हमें देखना है मेन तो। ओके, सो एनोड को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज। ओके, सो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में। यहाँ पे लिखा है देखो, एनोड ए ऑफ द डायोड बिकम्स पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड। સો કેના કમ્પેરમાં એનોડ કેવો થઈ જશે આપણો પોઝિટિવ, એનોડ પર વોલ્ટેજ કેવો આવશે અત્યારે વધારે, મતલબ શું થશે, ડાયોડ લખવાનું ઓન થાય ઓફ થાય એવું નહીં લખવાનું, આપણે વ્યવસ્થિત લેંગ્વેજ લખવાની છે. સો ધ ડાયોડ ડી becomes forward bias and offer very low resistance. એનો મતલબ શું થયો, डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया, मतलब इस तरह की सर्किट है ये, यहाँ पे ऐसे कनेक्शन है, अभी मैं ये नहीं बताता हूँ, बस इतना है। डायोड फॉरवर्ड बायस में आया मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो ये डायोड है ना वो कनेक्ट होगा इस तरह से। ओके, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, बहुत कम हो जाएगा। ये हमने ओम्स लॉ के अंदर देखा था, राइट। सो वही है कि डायोड जो है ना वो बहुत लो रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगा जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तब, पता चला। सो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, और डायोड रिवर्स बायस में होगा तो रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, मतलब उसमें से करंट जो है पास होगा ही नहीं। इसमें से करंट पास होगा लेकिन रिवर्स बायस में होगा तो करंट पास होगा नहीं। बस ये सब कुछ याद रखो शॉर्ट में, राइट। हो गया बस। करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन, अब करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा वो हमें लिखना है। तो देखो ए से स्टार्ट होगा, ये स्मॉल ए से, राइट। बाद में कहाँ से जाएगा ये, तो डायोड का एन एस ए है, कैथोड में से जाएगा ये। अभी ये लोड का क्या टर्मिनल का नाम दिया है एक्स वाई, भी नाम लिखना है। करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, तो देखो ये एक्स से जाएगा, ये वाई, देन बी पे आएगा, स्मॉल बी पे, फिर से ए पे आ जाएगा, तो क्लोज सर्किट बन गई। और याद रखना करंट कब फ्लो होता है, जब क्लोज सर्किट बनती है तब। तो ये यहाँ पे कहीं हमें रट्टा थोड़ा लगाना है, ये सर्किट में से ही लिखना है। सो ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, के, एक्स वाई बी ए, આ રસ્તો બતાવે છે કે આ રસ્તામાંથી મતલબ તમારો આ પાથમાંથી તમારો કરંટ પાસ થશે આ રીતના. ડેટ ઇઝ કરંટ થ્રુ ધ લોડ ફ્લો ઇન ધ ડાયરેક્શન એક્સ ટુ વાય. તો મતલબ કરંટ જે લોડમાંથી ફ્લો થાય એમાંથી પસાર થશે કઈ દિશામાં, આ એક્સ ટુ વાયમાં, આ દિશામાં થયો, બરાબર. સો ટર્મિનલ એક્સ બીકમ પોઝિટિવ એન્ડ ટર્મિનલ વાય બીકમ નેગેટિવ ઓફ ધ ડીસી સપ્લાય, बराबर. तो आ एक्स क्यों थी जैसे पॉजिटिव और वाई नेगेटिव थी जैसे, बट तो ये हो गया. सो हमें आउटपुट सेम मिला, जैसे इनपुट हमने दिया तो डायोड ऑन हुआ तो उसमें से करंट पास हुआ. तो एक करंट का जो वेवफॉर्म है देखो यहाँ पे जितना था हम इसके लिए कर रहे हैं अभी, राइट. सो उतना ही हमें आउटपुट मिला, सेम मिला. अब देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, अभी हम नेगेटिव साइकिल के लिए बोलेंगे, इसके लिए क्या होता है. सो during the negative half cycle AC when of the AC when terminal A becomes negative with respect to terminal B, मतलब A जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ये B के रिस्पेक्ट में. सो ये डायोड का जो एनोड है वो क्या हो जाएगा, एनोड भी नेगेटिव हो जाएगा. सो डायोड का एनोड नेगेटिव हो गया तो एनोड से ज़्यादा था कैथोड पे वोल्टेज होगा, तो डायोड किस पे चला जाएगा, रिवर्स बायस में. So the diode becomes reverse bias and current cannot flow. समझ में आया, रिवर्स बायस में चला गया तो उसमें से करंट पास होगा ही नहीं. क्यों, क्योंकि डायोड ऑफर्स द वेरी हाई रेजिस्टेंस. ओके, मतलब सर्किट में से डायोड निकल जाएगा. ऐसा डायोड है अभी, रिवर्स बायस में आएगा तो ये पूरा सर्किट में से ही निकल जाएगा ऐसा, तो इसमें से करंट पास होगा नहीं होगा. गेट इट. तो करंट पास होगा ही नहीं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, अभी जीरो आएगा, उसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा क्योंकि यहाँ से डायोड निकल जाएगा तो आगे करंट फ्लो होने वाला ही नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा. तो ये आउटपुट क्या है, जब इनपुट ये था हमारा ए, राइट. सो आउटपुट क्या है हमारा, जीरो आया. सो एक साइकिल के लिए हमने बता दिया ये पूरा. अब सेम वो रिपीट ही होगा. ओके, सो वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट आर शोन इन फिगर, ये पता चला. सो ये थियरी है सिंपल कि जब ये ए जो है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, ये इस तरह से
ये ए जो है स्मॉल ए, पॉजिटिव हाफ साइकिल हम लेंगे ये, तो ये ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए पॉजिटिव, तो ये डायोड का एनोड जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, तो उसमें से करंट पास होगा ये डायरेक्शन में, ये बताइए है डायरेक्शन, राइट, ये डायरेक्शन में, तो हमें सेम मिलेगा, देखो इस तरह से, राइट। अब देखो क्या होता है कि ये नेगेटिव हो जाता है, ए हमारा ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, तो ये डायोड का एनोड जो है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और डायोड हमारा रिवर्स बायस में चला जाएगा, तो वो उस पर से करंट पास होगा नहीं, राइट। सो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0। बस इतना ही करना है ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ओके, चलो बस इतना आप याद रखो, तो आप सभी थियरी में आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या देखो, फ्रॉम द वेवफॉर्म इट इज इन दैट कंडक्शन ऑफ करंट टेक प्लेस ઓનલી ઇન અ વન ડાયરેક્શન। ઓકે, કે આપણે આ વેવફોર્મ પરથી જોઈ શકીએ છીએ કે ડાયોડ જે ઓન થાય છે, કન્ડક્શન જે થાય છે કરંટનું, કરંટ ક્યારે ફ્લો થાય છે, સર્કિટમાંથી કરંટનું વહન ખાલી એક જ દિશામાં થયું છે, બસ આ જ દિશામાં જોઈ લો, આ બીજી દિશામાં થયું ના થયું, કેવું થયું, 0। ઓકે, મતલબ શું થયું કે ખાલી અડધી સાયકલ માટે જ આપણને આ કરંટ મળે છે, એટલા માટે आने શું કહેવાય છે, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये पहले लिखा हो तो ये फिर से लिखने की ज़रूरत है नहीं। समझ में आ रहा है, यहाँ पे ही आप समझा दो शॉर्ट में, या यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो आप एंड में लिख दो, चलेगा, एक पॉइंट में ही लिख दो। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज दिए हैं। अब डिसएडवांटेज एडवांटेज जो है वो कब हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जब हम फुल वेव भी हम समझेंगे तब। तो देखो डिसएडवांटेज वैसे मैं ऐसे ही बताता हूँ। आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग डीसी एंड इट इज़ अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। सो ये याद रखना कि हमारा एसी जो है ना इस तरह से आता है ये। अब हमें क्या चाहिए, प्योर डीसी चाहिए। प्योर डीसी मतलब ये सीधी लाइन आती है। ओके, ये प्योर डीसी हो गया, ये प्योर। लेकिन हमें आउटपुट ऐसा मिला नहीं मिला, देखो ये पूरी साइकिल में से आधी निकल गई, ये निकल गई, तो एक ही डायरेक्शन में हमारा आया ना। हमने डीसी पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड चाहे भी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी दिशा बदलावी ना જોઈએ, તો એની દિશા બદલાય એક જ દિશામાં। આ એક્સ એક્સિસને ક્રોસ કરે તો દિશા બદલાશે, તો દિશા નથી બદલાતી, મતલબ આ પણ કેવું છે, ડીસી જ છે, પણ એને શું કહેવાય, પલ્સેટિંગ ડીસી। કેમ, કેમ કે પલ્સ જેવો દેખાય છે, જો આ એક પલ્સ દેખાયો, આ બીજો પલ્સ, સો પલ્સના ફોર્મમાં છે, એટલે આને શું કહેવાય છે, જે આપણને રેક્ટિફાયરમાંથી જે આપણને મળે ને એ કેવું મળે છે, પલ્સેટિંગ ડીસી। તો એના પછી આપણે શું યુઝ કરવું પડે, રેક્ટિફાયર પછી ફિલ્ટર, એ ફિલ્ટર યુઝ કરીશું તો આપણને આ રીતના વેવફોર્મ મળશે, ત્યારે આપણને પ્યોર ડીસી મળશે, આ રીતના મળશે, આ રીતના, તો આપણને સીધી લાઈન જેવી દેખાય એપ્રોક્સિમેટલી, બરાબર છે, આ ટાઈપનું દેખાય। ઓકે, સો રેક્ટિફાયરમાંથી જે આઉટપુટ મળશે એ કેવું મળશે, યાદ રાખજો, પલ્સેટિંગ ડીસી મળશે, પ્યોર ડીસી નહીં। તો એને આપણે એકદમ શુદ્ધ ડીસીમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો આપણે શું રાખવાનું, ફિલ્ટર, તે આપણે પછી શીખીશું, બરાબર। અને એ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, આપણા સિલેબસમાં પણ નથી। એન્ડ ઇટ ઇઝ અવેલેબલ, જે બી આઉટપુટ આવશે એ આપણને ખાલી ફક્ત અડધી સાયકલ માટે જ આપણને મળશે, હાફ સાયકલ માટે। ઓકે, સો ધેર આર મેની એસી કમ્પોનન્ટ ઇન ધ આઉટપુટ અલોંગ વિથ ડીસી। સો ડીસી સાથે સાથે દેખો આ એસીના કમ્પોનન્ટ પણ છે જ, એક ડિસએડવાન્ટેજ થઈ ગયો, બરાબર। સો વિથ ધ ડીસી, સો કોસ્ટલી ફિલ્ટર સર્કિટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ઓબ્ટેન ધ સ્મૂથ ડીસી। મેં તમને કહ્યું તે રીતના કે આપણને પ્યોર ડીસીમાં કરવા માટે શું જોઈએ, ફિલ્ટર જોઈએ, આ પલ્સેટિંગ ડીસી કહેવાય। એને આપણે એકદમ પ્યોર ડીસી આ રીતના લાવવું હોય તો ફિલ્ટર યુઝ કરવાનું। તો આની અંદર એસી કમ્પોનન્ટ, આને કહેવાય એસી કમ્પોનન્ટ, તો આપણે જે ફિલ્ટર યુઝ કરીશું એ થોડા આપણે કોસ્ટલી, मतलब સારામાંના મોંઘા યુઝ કરવા પડશે, બરાબર। ઓકે, પાવર ઇઝ ડિલિવર ઓનલી ડ્यूरिंग द हाफ साइकिल, सो द आउटपुट पावर इज लेस। सो जो पावर जो डिलीवर होता है वो ओनली हाफ साइकिल के लिए होता है, दूसरी साइकिल के लिए 0 नेगेटिव के लिए, फिर से हाफ साइकिल के लिए। तो जो आउटपुट में पावर मिलेगा हमें वो कैसा मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, ये डिसएडवांटेज है। आउटपुट वोल्टेज इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द फुल वेव टाइप ऑफ रेक्टिफायर। ओके, सो फुल वेव रेक्टिफायर ये हम आगे पढ़ेंगे, उसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है उससे यहाँ पे क्या मिल रहा है, आधा मिल रहा है।
वो हम तब समझेंगे, राइट। सो करंट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द हाफ साइकिल, ये तो हमने देखा। सो द चॉक इनपुट फिल्टर कैन नॉट बी यूज। सो यहाँ पे हम फिल्टर पढ़ेंगे ना, दो है, एक तो कैपेसिटर फिल्टर है, दूसरा इंडक्टर, उसको बोलते हैं चॉक फिल्टर। तो चॉक फिल्टर हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? क्योंकि जो करंट है ना वो सिर्फ आधी साइकिल के लिए ही फ्लो होगा, बाकी की आधी के लिए हमें मिलेगा नहीं। ओके, सो ये डिसएडवांटेज है, ये आपको याद रखने हैं। आप जितने आप याद रख सकते हो इतना लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 या 4 मार्क में आए तो ये सर्किट ड्रो, देन ये वेवफॉर्म और उसको समझाओ, इतना बहुत काफ़ी है। गेटिंग, पता चला? सो आज हमने देखा यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, ये अच्छे से आप समझना। डायोड कब फॉरवर्ड बायस में होता है, कब रिवर्स बायस में होता है, वो इम्पोर्टेंट है। कब करंट हमें फ्लो होता है, कब नहीं होता है, ये अच्छी तरह से करो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की थियरी जो है वो हम देखेंगे, राइट।